प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पाचन तंत्र जो कि सबसे बड़ा तंत्र था, उसके बाद हम आपके लिए आज लेकर आए हैं श्वसन और श्वसन तंत्र। यानी आज हम मुख्य रूप से आपको श्वसन तंत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ाएंगे। तो श्वसन तंत्र को समझने से पहले श्वसन के बारे में हम पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है। आपको हमने बताया था कि श्वसन बच्चों सजीवों का एक लक्षण होता है, और साधारण भाषा में अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान। ठीक है बच्चों, लेकिन श्वसन की अगर असली परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा होती है? किसी सजीव द्वारा वातावरण, रक्त तथा अंगों व ऊतकों के मध्य गैसों, ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, विनिमय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, किसी सजीव द्वारा वातावरण, रक्त तथा ऊतकों व अंगों के मध्य गैसों यानी ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब हम आपको बता रहे हैं बच्चों श्वसन के बारे में कुछ चीजें। देखिए, प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ऊर्जा की आवश्यकता? क्योंकि प्रत्येक सजीव को काम करना पड़ता है, और काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ हो गया कि प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन के पाचन के बाद में जो पाचित भोजन रस है, यानी जो जूस निकल जाता है भोजन का, उसको रक्त के द्वारा सभी अंगों और ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में बात आ जाती है कि जो हम अंतः श्वसन के दौरान यानी अंदर सांस लेते हैं तो वो अंतः श्वसन हो गया। अंतः श्वसन के दौरान जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को भी क्या करता है? रक्त सभी अंगों और ऊतकों तक पहुंचा देता है। तो सभी अंगों और ऊतकों में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में ग्लूकोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण आपको हम बता चुके कि किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ मिलना क्या कहलाता है? उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ग्लूकोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? CO2, H2O और ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें CO2, H2O और ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा तुरंत काम में नहीं ली जाती, परंतु ये कौन से रूप में संचित रह जाती है? ATP के रूप में संचित रह जाती है। ध्यान रखिएगा, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी सभी कोशिकीय क्रियाओं के संचालन के लिए ATP ऊर्जा जो है, ATP ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और कोशिकीय क्रियाएं किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर कोशिकांगों द्वारा संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिकीय क्रियाएं कहा जाता है। और कोशिकीय क्रियाओं के कारण ही कोशिका को शरीर की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यह आपने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा होगा। तो बच्चों, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होते हैं? कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है। ये क्या हो गए? कोशिकांग हो गए। तो इनके द्वारा जो भी क्रियाएं संपन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है? कोशिकीय क्रियाएं। तो कोशिकीय क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, वो कौन से रूप में उनको प्राप्त होती है? ATP के रूप में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। यानी जब हम भोजन करते हैं तो हमें 5-6 घंटों तक ऊर्जा मिलती रहती है। यानी ऊर्जा हमें कौन से रूप से प्राप्त होती है? ATP के रूप में अपने को प्राप्त होती है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में स्टॉक हो जाती है, संचित हो जाती है। तो इसलिए इसको श्वसन को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो CO2 बनती है, उसको रक्त कहाँ पे लेके जाता है?
उसको रक्त कुपिकाओं में ले जाता है। और कुपिका आपको हम बता दें कि कुपिका फेफड़ों के अंदर एक गुब्बारेनुमा संरचना होती है, उसमें रुधिर वाहिनियों का क्या फैला होता है, विस्तृत जाल फैला होता है। तो उन कुपिकाओं के अंदर, उन गुब्बारेनुमा संरचना के अंदर CO2 तो छोड़ दी जाती है, और CO2 जो है वो श्वास नली, नासा गुहा, इनसे होते हुए वातावरण के अंदर भेज दी जाती है। और उन कुपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन है उनको रक्त कहाँ पे लेके आता है, हृदय में, और हृदय से वो शरीर के सभी भागों में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि हमें श्वसन से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो श्वसन अभिक्रिया आप देख सकते हो कि ग्लूकोज का अंतः श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल, और प्लस में हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। और ये ऊर्जा कौन से रूप में संचित रहती है, ATP के रूप में। ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने बता ही दिया कि कुपिका एक गुब्बारेनुमा संरचना होती है जो फेफड़ों में होती है, और इसमें रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल फैला होता है। रुधिर रक्त कोशिकाओं में किसको छोड़ देता है, CO2 को छोड़ देता है, और वहां से और CO2 को छोड़ने के बाद O2 को ग्रहण कर लेता है, और यहाँ से कुपिकाओं जो CO2 है वो अनेक श्वसन मार्गों से क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, वातावरण के अंदर भेज दी जाती है। तो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना तो अंतः श्वसन हो गया, और CO2 को बाहर निकालना क्या हो गया, निःश्वसन। ये श्वसन की क्या है, दो विधियां हैं। तो मनुष्य में O2 व CO2 के विनिमय के लिए, यानी आदान प्रदान के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूं। श्वसन के बारे में किसी सजीव द्वारा वातावरण, रक्त तथा ऊतकों व अंगों के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, और भोजन के पाचन के बाद पाचित भोजन रस को रक्त के द्वारा सभी ऊतकों और अंगों तक पहुंचाया जाता है, और रक्त के द्वारा अंतः श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन को भी शरीर के सभी अंगों व ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। यानी रक्त दोनों चीजों को, पाचित भोजन रस को और प्लस अंतः श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन को अंगों और ऊतकों तक पहुंचाएगा। यानी संवहन का काम मुख्य रूप से रक्त ही करता है हमारे शरीर में। तो जो भोजन के पाचन के बाद बनी ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीजन के साथ मिलने से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जिसके फलस्वरूप यानी प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप CO2 व ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा तुरंत काम में नहीं ली जाती, यानी संचित हो जाती है, स्टॉक हो जाती है। ये ऊर्जा कोशिकाओं में ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है, और सभी प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं के संचालन के लिए कोशिकीय क्रियाएं, यानी कोशिका के अंदर कोशिकांगों द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया, जैसे जो ग्लूकोज का पूर्णतः अपघटन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन फुल होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर, यानी कोशिका को ऊर्जा किसमें से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। तो ATP मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनी CO2 को रक्त कहाँ पे लेके जाता है, कुपिका में, और वहां से CO2 को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन अभिक्रिया अगर आ जाए तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल C, और ऑक्सीजन से क्या मिलेगा, CO2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O प्लस में ऊर्जा ATP के रूप में संचित एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुपिका एक गुब्बारेनुमा संरचना होती है, डिटेल से आगे श्वसन तंत्र में बताएंगे। तो कुपिका एक गुब्बारेनुमा संरचना होती है जो फेफड़ों में होती है। इसमें रुधिर वाहिनियों का विस्तृत जाल फैला होता है, यानी केशिकाओं का। आपको बताया कि किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर रुधिर वाहिनियां और पतली संरचनाओं में बढ़ जाती है, उनको
केशिका कहा जाता है। कैपिसलरी यानी बाल के समान पतली संरचनाएं होती है। रुधिर वाहिनियों का यानी केशिकाओं का विस्तृत जाल फैला होता है। रक्त में CO2 छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और यहाँ से CO2 अनेक श्वसन मार्गों से बाहर निकाल दी जाती है। और हमारे शरीर में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों। तो अब आप बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। बच्चों, मानव श्वसन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। हम आपको इस चित्र के माध्यम से ये पूरा का पूरा तंत्र समझा देंगे। ठीक है बच्चों, एक एक चीज आपको देखते हुए चलना है। तो देखिए बच्चों, ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका यानी नाक, दूसरा हो गया मुख, तीसरा अंग हो गया ग्रसनी। ये दोनों अंग हमने पाचन तंत्र के अंदर भी पढ़े थे। तो मुख मानव पाचन तंत्र का और मानव श्वसन तंत्र का क्या है? उभयनिष्ठ अंग है बच्चों। ग्रसनी और स्वर यंत्र, ये 4 भाग किसके हो गए? ऊपरी श्वसन तंत्र के। नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। निचले श्वसन तंत्र के यहां से शुरू होंगे बच्चों, यानी नासिका, मुख, ग्रसनी और लैरिक्स यानी स्वर यंत्र। लैरिक्स यानी स्वर यंत्र, ये यहां तक कौन से तंत्र हो गया? ऊपरी श्वसन तंत्र। यहां तक कौन सा श्वसन तंत्र हो गया? ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी नासिका, मुख, ग्रसनी और लैरिक्स यानी स्वर यंत्र, जिसको कंठ बोलते हैं अपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों निचला श्वसन तंत्र। यहां से शुरू होगा। ये श्वास नली, रेखित सी आकार के छल्ले, और ये 2 भागों में बंट गई। जो दाएं फेफड़े में जाती है वो दाईं श्वसनी और बाएं फेफड़े में जाती है वो बाईं श्वसनी। यानी श्वास नली और श्वसनी, और जो श्वसनी और आगे प्रत्येक फेफड़े में जाकर और संरचनाओं में बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? श्वसनिका। तो निचला श्वसन तंत्र, श्वास नली, ये रेखित सी आकार के छल्ले, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। और श्वसनी, ये दाईं श्वसनी, जो हमारा बायां है इसका क्या है? दायां फेफड़ा। तो दाईं श्वसनी, और दायां है वो बायां फेफड़ा। ये कौन सी श्वसनी होगी? बाईं श्वसनी। तो ये दोनों क्या होगी? श्वसनी। और श्वसनी और पतली संरचनाओं में बटेगी। जैसे ये क्या होगी? श्वसनिका। क्या कहेंगे इसको? श्वसनिका। तो श्वसनी को इंग्लिश में ब्रोंकाई बोलते हैं और श्वसनी को क्या बोलते हैं? श्वसनिका को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। उसके बाद में बच्चों फेफड़े यानी फुफ्फुस, लंग्स बोलते हैं इसको। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? फेफड़े हो गए। तो निचला श्वसन तंत्र कौन सा? एक तो हो गया श्वास नली। कौन हो गया? श्वास नली। और श्वास नली 2 भागों में बट गई प्रत्येक फेफड़े में जाकर। तो दूसरा अंग कौन सा हो गया? श्वसनी। और श्वसनी और पतली संरचनाओं में बट गई, उसको क्या कहेंगे? श्वसनिका। क्या कहेंगे? श्वसनिका। उसके बाद में तीसरा श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से कौन काम करता है? डायफ्राम। इसको हमने आपको बताया था जब पाचन तंत्र कराया था, ये दोनों फेफड़ों को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। दोनों फेफड़ों को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र, यहां तक ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। उसके बाद में श्वास नली, श्वसनी और ये क्या होगी? श्वसनिका। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया निचला श्वसन तंत्र, और ये क्या हो गया? श्वसन मांसपेशियां। अच्छा, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन आता है? श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े, फुफ्फुस। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? फेफड़े। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन हम नाक से सांस नहीं लेते। हम किससे? फेफड़े उनको क्या करते हैं? खींचते हैं। तो नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, लेकिन मेन उत्तरदायित्व किसका होता है? सांस को अंदर खींचने में फेफड़ों का होता है।
तो इन सभी अंगों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम श्वसन की दो विधियां, एक तो अंतः श्वसन और एक बाह्य श्वसन। श्वसन दो प्रकार की विधियों से संपन्न होगा, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। तो हम पर्टिकुलर अलग अलग अंगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऊपरी श्वसन तंत्र के ये 4 अंगों के बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आ जाता है नासिका। ये ऊपरी श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है बच्चों। ये ऊपरी श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है जो एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। ये किससे शुरू होता है? एक जोड़ी, ये 2 गेट हो गए, इनको क्या कहा जाता है? नासा द्वार या नासा रंध्र क्या कहा जाता है? इनको रंध्र का मतलब होता है छिद्र। नासा रंध्र या नासा द्वार कहा जाता है जो एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होते हैं। और ये वायु को सर्वप्रथम मार्ग प्रदान करते हैं। वायु को क्या करते हैं? सर्वप्रथम मार्ग प्रदान करते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है और ये ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला अंग है। और ये एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है और वायु को ये सर्वप्रथम मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों। तो दोनों नासा द्वार एक पतली हड्डी के द्वारा, ये इनके बीच में क्या पाई जाती है? पतली हड्डी पाई जाती है। इनके द्वारा ये क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। आप सपोज कीजिए कि अगर ये पतली हड्डी नहीं होती तो नाक का एक ही गेट होता बच्चों। ठीक है। तो दोनों नासा द्वार एक जोड़ी, वो एक पतली हड्डी के द्वारा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? विभाजिका या विभाजन पट। इस पतली हड्डी का नाम क्या होता है? विभाजिका या विभाजक पट। तो इस पतली हड्डी के द्वारा ही दोनों नासा द्वार अपनी ओर के नासा पथ में खुलते हैं। नासा पथ यानी नाक का रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है? नाक का रास्ता। तो उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों नासा द्वार के अंदर एक तो पाई जाती है बच्चों पक्षमाभ व कासाब जैसे महीन रोम। यानी रोम क्या होते हैं? बालों से पतले, ये जैसे त्वचा के रोम हो गए, यानी बालनुमा संरचना ही होती है लेकिन बालों से क्या होते हैं? पतले। पक्षमाभ व कासाब जैसे क्या पाए जाते हैं? महीन रोम पाए जाते हैं। पक्षमाभ व कासाब जैसे महीन रोम पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? एक श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? श्लेष्मा झिल्ली। तो नासापथ के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? पक्षमाभ और कासाब जैसे महीन रोम पाए जाते हैं, यानी जिनको साधारण अपने क्या कहते हैं? नाक के बाल। तो पक्षमाभ और कासाब जैसे महीन रोम को क्या कहा जाता है? जो नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं उनको। ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। तो श्लेष्मा झिल्ली कौन से पदार्थ का स्त्रावण करती है? श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण करती है। कौन से पदार्थ का? अब श्लेष्मीय पदार्थ क्या होता है? एक सफेद रंग का चिकनाई युक्त पदार्थ होता है बच्चों। तो जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें उपस्थित धूल के कण, पराग कण, जीवाणु आदि इन महीन रोमों में फंसकर और श्लेष्मीय पदार्थ से चिपककर इसी पथ में रह जाते हैं, यानी नाक के गेट के अंदर ही रह जाते हैं और अपशिष्ट बन जाते हैं। तो वायु के साथ जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें धूल के कण, पराग कण, जीवाणु आदि इन पक्षमाभ और कासाब में फंसकर और श्लेष्मीय पदार्थ से चिपककर इसी मार्ग के अंदर रह जाते हैं। इस प्रकार वायु का क्या हो जाता है? निशंदन हो जाता है। जब हमें जुकाम हो जाता है, जब हमें क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है तो श्लेष्मा झिल्ली पर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है और जिसके कारण नाक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है बच्चों। नाक क्या हो जाता है? बंद। और इस अवस्था में ये श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण भी कभी कभी ज्यादा करने लग जाती है और हमें गंध का अनुभव नहीं होता। हमें किसका अनुभव नहीं होता? गंध का अनुभव नहीं होता। और जब हमें किसी चीज की गंध नहीं आएगी तो हमें क्या, वो चीज क्या नहीं लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। इसी कारण जब हमें जुकाम हो जाता है, जब हमें क्या हो जाता है? और जुकाम क्या है? एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है बच्चों। तो जुकाम जब हमारे हो जाता है तो हमें गंध का अनुभव नहीं होता, क्योंकि श्लेष्मा झिल्ली पर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है और वो श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण भी ज्यादा करती है। और जुकाम होने के कारण इसीलिए हमें कोई भी चीज क्या नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती।
तो श्लेष्मीय झिल्ली द्वारा स्रावित श्लेष्मीय पदार्थ से चिपककर और पक्षमाभ और कासाभ जैसे महीन रोमों में फंसकर जो वायु के साथ आए धूल के कण, परागकण और जीवाणु, ये सभी इसी भाग में रह जाते हैं। इस प्रकार वायु का क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी निशंदन हो जाता है। तो वायु का जो फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद में वायु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध वायु आगे फिर भेज दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मुख के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मुख मानव श्वसन तंत्र का और मानव पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ अंग है। तो द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर कौन काम करता है, द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर मुख काम करता है। यानी हम आपको बता दें, हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेने में एक प्रॉब्लम है बच्चों कि मुंह के अंदर जो हम सांस ग्रहण करते हैं उसमें किसी प्रकार का फिल्ट्रेशन यानी निशंदन नहीं होता, यानी मुंह द्वारा ग्रहण की हुई वायु क्या नहीं होती, निशंदित नहीं होती, छनती नहीं है। समझ में आ गई बात। लेकिन जब आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियां दो हिसाब से आप समझ सकते हो, या तो हमें जुकाम हो जाता है तो नाक के गेट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जब श्लेष्मा झिल्ली पर सूजन आ जाती है, और या फिर दूसरी कंडीशन वो भी होती है कि जब हमें किसी चीज की दुर्गंध आती है तो हम नाक बंद कर लेते हैं, क्योंकि नाक से अगर आप वायु ग्रहण करोगे तो वायु के साथ जो दुर्गंध है वो श्लेष्मा झिल्ली क्या करेगी, कैच करेगी और तुरंत मस्तिष्क को भेजेगी, और मस्तिष्क उस दुर्गंध को पढ़ेगा कि कोई कुत्ता मरा हुआ है या कोई अन्य चीज की दुर्गंध आ रही है। तो आपातकालीन परिस्थितियां, या तो हमारे जुकाम हो जाता है और हम नाक से सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं, तब आपातकालीन परिस्थिति समझ सकते हो, या फिर हमारे वातावरण में किसी चीज की दुर्गंध आ रही है तो उस कंडीशन में भी हम कहां से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह क्या हो गया, द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो आपातकालीन परिस्थितियों में हम कहां से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में, ये ग्रसनी आपको मैंने पहले ही बता दिया था जब मानव पाचन तंत्र आपको पढ़ाया था। तो मुख गुहा के अधर पृष्ठ पर यानी पीछे के पृष्ठ पर एक छोटी सी कुप्पीनुमा संरचना होती है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। एक छोटी सी कुप्पीनुमा संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी। और ग्रसनी के बारे में आपको बताया था कि ग्रसनी कितने भागों में बंटी होती है, 3 भागों में। कौन कौन सी, नासा ग्रसनी, दूसरी कौन सी, मुख ग्रसनी, और तीसरी कौन सी, कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो देखिए बच्चों, जो नाक से ग्रहण की हुई वायु है वो नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी में आती है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो नाक से ग्रहण की हुई वायु नासा ग्रसनी से किस में आती है, मुख ग्रसनी में आती है, और मुंह से ग्रहण की हुई वायु डायरेक्ट मुख ग्रसनी से के अंदर ही आती है। यानी मुख ग्रसनी में वायु क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, वायु क्या होगी, इकट्ठी हो गई। अब मुख ग्रसनी से जो दोनों गेटों से, नासा ग्रसनी से और मुख ग्रसनी से, जो टोटल मुख ग्रसनी से वायु है वो कंठ ग्रसनी के अंदर जाती है, और कंठ ग्रसनी से वायु एपिग्लोटिस की सहायता से, किसकी सहायता से, एपिग्लोटिस की सहायता से किसमें जाती है, स्वर यंत्र के अंदर जाती है। तो आपको मैंने बताया कि नासा ग्रसनी और यानी नाक से ग्रहण की हुई वायु तो डायरेक्ट किसमें जाती है, नासा ग्रसनी में जाती है, और मुंह से ग्रहण की हुई वायु और नासा ग्रसनी में जाती है, और नासा ग्रसनी से किसमें, मुख ग्रसनी में जाती है, और मुंह से ग्रहण की हुई वायु सीधा ही किसमें जाती है, मुख ग्रसनी में जाती है। तो मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए यानी कंठ ग्रसनी में जाएगी, और कंठ ग्रसनी सबसे नीचे का भाग होता है इसका, और कंठ ग्रसनी से वायु एपिग्लोटिस की सहायता से किसमें जाती है, स्वर यंत्र के अंदर जाती है। किसमें जाती है, स्वर यंत्र के अंदर जाती है। तो एपिग्लोटिस के बारे में आपको बताया था कि ग्रास नली के शीर्ष भाग पर उत्तकों से बना एक पल्ला पाया जाता है, एक गेट पाया जाता है, जो भोजन निगलने के तुरंत बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब वो बंद होएगा तो
एपिग्लोटिस क्या सुनिश्चित करता है भी, किसी भी हालात में भोजन जो है वो किस में नहीं जाना चाहिए, श्वास नाल के अंदर नहीं जाना चाहिए, और यानी स्वर यंत्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, और जो वायु है वो किस में नहीं जानी चाहिए, वायु ग्रास नाल के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये बात कौन सुनिश्चित करता है, ग्रसनी भी सुनिश्चित करती है, और ये बात एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है। इसलिए भोजन निकलने के बाद वो गेट तुरंत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उस गेट से टकराकर कंठ ग्रसनी के अंदर जो वायु है वो उस गेट से टकराकर किसमें चली जाती है, स्वर यंत्र के अंदर चली जाती है, और जो एपिग्लोटिस है वो स्वर यंत्र के ऊपर एक आवरण के तौर पर क्या करता है, कार्य करता है। तो आपको हमने बताया कि मुख गुहा के अधर पृष्ठ पर यानी पीछे वाले भाग पर एक कुपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी। और ग्रसनी अपनी संरचना में यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी हालात में वायु ग्रास नाल में प्रवेश नहीं कर सके और भोजन श्वास नाल में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए जो ग्रास नाल और श्वास नाल के मुख होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ग्रसनी से नीचे की तरफ होते हैं। आगे के पृष्ठ में तो क्या पाई जाती है, श्वास नाल पाई जाती है, और पीछे के पृष्ठ में क्या पाई जाती है, ग्रास नाल पाई जाती है। समझ में आ गई बात बच्चों। तो ग्रसनी कितने भागों में बंटी होती है, 3 भागों में, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नाक से ग्रहण की हुई वायु सीधा ही नासा ग्रसनी से किस में जाती है, मुख ग्रसनी में जाती है, और मुंह से ग्रहण की हुई वायु सीधा ही किस में जाती है, मुख ग्रसनी में जाती है। यानी यहाँ पर वायु क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। अब मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से किस में जाती है, स्वर यंत्र के अंदर जाती है। स्वर यंत्र अभी चौथा पार्ट है, इसका चौथा अंग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो भोजन वो एपिग्लोटिस के बारे में आपको बताया कि ग्रास नली के शीर्ष भाग पर उत्तकों से बना एक पल्ला पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस यानी स्वर यंत्र। भोजन निकलने के बाद ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी की सहायता से, मतलब ये श्वास नाल जो एपिग्लोटिस है वो श्वास नाल और ग्रास नाल के बीच में एक स्विच का काम करता है बच्चों। जो एपिग्लोटिस होता है वो श्वास नाल और ग्रास नाल के अंदर एक स्विच का काम करता है, और ये स्वर यंत्र के ऊपर एक आवरण के तौर पर भी कार्य करता है। यानी ये भोजन को श्वास नाल में नहीं जाने देता और वायु को किसमें नहीं जाने देता, जो ग्रसनी है वो वायु को किसमें नहीं जाने देती, ग्रास नाल में नहीं जाने देती। तो ये ग्रसनी और जो ग्रास नाल है वो दोनों मिलकर के ये सुनिश्चित करते हैं भी भोजन अपने रास्ते यानी ग्रास नाल में जाए और वायु अपने रास्ते यानी किस में जाए, श्वास नाल में। और इसी कारण ग्रसनी से नीचे की तरफ श्वास नाल के और ग्रास नाल के मुख होते हैं, और जो अग्र पृष्ठ है उसमें तो श्वास नाल पाई जाती है, और यहाँ पे इसके पीछे वाले भाग में क्या पाई जाती है, ग्रास नाल पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों स्वर यंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ये चौथा अंग हो गया। इसके बाद में ये ऊपरी श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्वर यंत्र के बारे में बात करते हैं। ग्रसनी और श्वास नाल के बीच एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, यानी ग्रसनी को श्वास नाल से जोड़ने वाली एक छोटी सी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जो किससे मिलकर के बनी होती है, उपास्थियों से मिलकर के। और कितनी उपास्थियों से, 9 उपास्थियों से मिलकर के बनी होती है। तो वायु कंठ ग्रसनी से किस में आती है, स्वर यंत्र के अंदर आती है, और स्वर यंत्र के ऊपर जो ग्रास नाल है वो एक आवरण के तौर पर कार्य करता है। यानी जो भोजन है वो किसी भी हालात में किस में नहीं जा पाता, स्वर यंत्र के अंदर नहीं जा पाता। तो स्वर यंत्र के अंदर बच्चों एक वाकरज्जु नामक संरचनाएं पाई जाती है। वाकरज्जु नामक संरचनाएं पाई जाती है। जब वायु जो है उन वाकरज्जुओं से टकराती है तो क्या उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने कंठ दबा देते हैं ऐसे, तो हमारी क्या नहीं निकलती, वायु नहीं निकलती। ये ऐसे आपको प्रैक्टिकल नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए आपको बताया, ऐसा कोई प्रैक्टिकल मत करना। ठीक है बच्चों। तो जो हम बात कर रहे थे कि
स्वर यंत्र के अंदर ये 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इसमें वाकरज्जु नामक संरचनाएं पाई जाती है और ग्रास नली इसके ऊपर आवरण के तौर पर कार्य करती है, यानी जिससे उसमें भोजन क्या नहीं कर पाता, एंट्री नहीं कर पाता। और वाकरज्जु में जब वायु टकराती है वाकरज्जु से तो क्या उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं, और उन कंपनों के कारण अलग अलग प्रकार की क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों निचला श्वसन तंत्र। कौन सा? निचला श्वसन तंत्र। तो निचले श्वसन तंत्र में हम बात करते हैं बच्चों, निचले श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों श्वास नली के बारे में। श्वास नली ये करीब 5 इंच लंबी, कितने इंच लंबी? 5 इंच लंबी एक नलिका होती है। 5 इंच लंबी एक क्या होती है? एक नलिका होती है बच्चों, जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के छल्लों से बनी होती है। रेखित सी आकार के, कौन से आकार के? सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। तो श्वास नली हम आपको बता दें कि स्वर यंत्र के आगे ये करीब 5 इंच लंबी एक नलिका होती है जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये छल्ले जो होते हैं वो इस शेप में होते हैं, उपास्थियों के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये रेखित सी आकार के छल्ले जो पार्श्व भागों से यानी साइडों से क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, यानी ये ऐसे बंद नहीं होते बच्चों, ये पार्श्व भागों से और तल से क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, जिससे वायु का मार्ग क्या नहीं हो पाता, बाधित नहीं हो पाता, और वायु सीधी की सीधी किसमें चली जाती है, ये यहाँ पे आपस में चिपकने से रोकते हैं। रेखित सी आकार के उपास्थि छल्ले जो आपस में एक दूसरे को चिपकने से रोकते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला। उपकला एक उत्तक होता है, उपकला एपिथेलियम बोलते हैं इसको। उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि छल्लों से मिलकर बनी होती है, जो पार्श्व भागों से और तल से क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, और जो उनको आपस में चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो जिससे वायु का मार्ग क्या नहीं हो पाता, बाधित नहीं हो पाता। वायु का मार्ग क्या नहीं हो पाता बच्चों, बाधित नहीं हो पाता। अब जो श्वास नली है वो आगे चलकर कितने भागों में बंट जाती है? 2 भागों में बंट जाती है, और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? श्वसनी। और श्वास नली की पोजीशन श्वास नली की स्थिति क्या होती है? ग्रसनी स्वर यंत्र व श्वसनी के बीच गर्दन से होते हुए
गर्दन से होते हुए किसमें, वक्ष गुहा में स्थित होती है। जो वायु को किसमें, वक्ष गुहा से फेफड़ों में प्रवेश कराती है। वायु को वक्ष गुहा में स्थित फेफड़ों में क्या करवाती है, प्रवेश कराती है। तो स्वर यंत्र और श्वास नली, ये दोनों श्वास नली होगी, सॉरी श्वसनी, स्वर यंत्र और श्वसनी के बीच ये क्या पाई जाती है, श्वास नली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, श्वास नली, जो वायु को किसमें, स्वर यंत्र से वक्ष गुहा में स्थित फेफड़ों में क्या करवाती है, प्रवेश करवाती है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बंट जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, श्वसनी। यानी वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दो भागों में बंट जाती है, जिस प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है। जो प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में बंट जाती है, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में बंट जाती है। जो दाएं फेफड़े में जाती है उसको दाईं श्वसनी, यानी हमारा दायां है तो इसका क्या है, बायां। तो ये बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, तो ये बायां फेफड़ा हो गया, और ये कौन सा फेफड़ा हो गया, दायां फेफड़ा। तो जो दाएं फेफड़े में श्वसनी गई है उसको क्या कहेंगे, बाईं श्वसनी, और जो दाएं फेफड़े में श्वसनी गई है उसको क्या कहेंगे, दाईं श्वसनी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में श्वास नली में उपस्थित उपकला, उपकला एक उत्तक होता है बच्चों। तो उपकला द्वारा क्या किया जाता है, श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। तो जो कुछ एक जो धूल के कण या अन्य अवांछित कण, परागकण आदि नाक के द्वारा फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, तो श्वास नली में उपस्थित उपकला द्वारा क्या किया जाता है, उपकला द्वारा भी श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। तो जो वायु के साथ कुछ एक अशुद्धियां रह जाती है वो श्लेष्मीय पदार्थ से चिपक जाती है, और वायु का पुनः क्या हो जाता है, निशंदन हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, और शुद्ध वायु प्रत्येक फेफड़े में क्या कर जाती है, प्रवेश। तो एक बार तो फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो गया, नाक के अंदर श्लेष्मीय पदार्थ द्वारा और महीन रोमों जैसे पक्षमाभ और कासाब द्वारा हो गया। और दूसरा, इसमें जो उपकला होता है वो भी श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण करता है, और उस श्लेष्मीय पदार्थ से चिपक करके भी जो कुछ एक मात्रा में वायु के द्वारा, जो नाक के द्वारा वायु का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया था, वो किसमें भी हो जाता है, श्वास नली में उपस्थित उपकला द्वारा, श्लेष्मीय पदार्थ द्वारा भी हो जाता है। यानी प्रत्येक फेफड़े में वायु जो जाती है वो क्या जाती है, शुद्ध वायु जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों श्वसनी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, श्वसनी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं बच्चों श्वसनी के बारे में। किसके बारे में, श्वसनी के बारे में। श्वसनी के बारे में आपको बता दूं बच्चों, जो श्वास नली होती है, श्वास नली प्रत्येक फेफड़े में जाकर दो भागों में बंट जाती है। प्रत्येक फेफड़े में जाकर दो भागों में बंट जाती है, उसे क्या कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है, या प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार बनती है। जो दाएं फेफड़े में जाती है वो दाईं श्वसनी, और बाएं फेफड़े में जाती है वो बाईं श्वसनी। अब प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में जाकर और पतली संरचना में बन जाती है, जिसको द्वितीयक श्वसनी या श्वसनी का कहा जाता है, जिसको
द्वितीयक श्वसनी या श्वसनिका कहा जाता है। अब प्रत्येक श्वसनिका अपनी ओर के फेफड़े में, मतलब प्रत्येक श्वसनिका यानी द्वितीयक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में जाकर और पतली संरचनाओं में बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, श्वसन श्वसनिका। क्या कहा जाता है, श्वसन श्वसनिका, और या इसको तृतीयक श्वसनी कहते हैं। और जो तृतीयक श्वसनी या श्वसन श्वसनिका है वो और पतली संरचनाओं में बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कुपिका वाहिनी। क्या कहा जाता है उसको, कुपिका वाहिनी या चतुर्थ श्वसनी। कुपिका वाहिनी या चतुर्थ श्वसनी। और कुपिका वाहिनी अंत के अंदर एक गुबारेनुमा संरचना के अंदर खुलती है। कुपिका वाहिनी अंत में एक गुबारेनुमा संरचना के अंदर खुलती है, उसको कुपिका या वायुकोश कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया जब श्वास नली बंटेगी, कौन बंटेगी, श्वास नली, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक श्वसनी। क्या कह सकते हैं उसको, प्राथमिक श्वसनी, या केवल क्या कह सकते हैं, श्वसनी कह सकते हैं। और जब प्राथमिक श्वसनी और पतली संरचनाओं में बढ़ती है तो उसको द्वितीयक श्वसनी या क्या कह सकते हैं, श्वसनिका। क्या कह सकते हैं उसको, श्वसनिका। और जब द्वितीयक श्वसनी और पतली संरचनाओं में बढ़ती है तो उसको तृतीयक श्वसनी या क्या कह सकते हैं, श्वसन श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका। और जब तृतीयक श्वसनी और पतली संरचनाओं में बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, चतुर्थ श्वसनी। चतुर्थ श्वसनी, या इसको क्या कह सकते हैं, कुपिका वाहिनी। क्या कह सकते हैं इसको, कुपिका वाहिनी। और कुपिका वाहिनी अंत के अंदर, अंत में कौन सी संरचना में खुलती है, अंत में एक गुबारेनुमा संरचना के अंदर खुलती है। किसमें खुलती है, ऐसी एक गुबारेनुमा संरचना बनती है। तो इन गुबारेनुमा संरचना को क्या कह सकते हैं अपने, कुपिका। क्या कह सकते हैं, कुपिका या वायुकोश। क्या कह सकते हैं इसको, कुपिका या वायुकोश। तो इस प्रकार प्रत्येक फेफड़े में श्वसनी बंट करके एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करती है। जैसे आपने एक वृक्ष को देखा होगा तो वृक्ष की एक शाखा होती है, उस शाखा की उपशाखा होती है, उपशाखा की भी शाखा बनती है, उस शाखा की भी शाखा बनती है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा एक पर्रोय भाग यानी शिरस्थ भाग का निर्माण होता है, तो एक वृक्ष का निर्माण होता है। उसी प्रकार श्वसनी जब बंटेगी, श्वसनी बंटेगी तो उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक श्वसनी या श्वसनिका। और जब द्वितीयक श्वसनी या श्वसनिका और पतली संरचनाओं में बंटेगी तो उसको तृतीयक श्वसनी या श्वसन श्वसनिका कहा जाता है। और तृतीयक श्वसनी या श्वसन श्वसनिका और पतली संरचनाओं में बढ़ती है उसको क्या कहा जाता है, चतुर्थ श्वसनी या कुपिका वाहिनी कहा जाता है। चतुर्थ श्वसनी या कुपिका वाहिनी कहा जाता है। तो कुपिका वाहिनी अंत में एक गुबारेनुमा संरचना के अंदर खुलती है। कौन सी नुमा, गुबारेनुमा संरचना के अंदर। और उस गुबारेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, कुपिका या वायुकोश। कुपिका या क्या कहा जाता है, वायुकोश। कुपिका या वायुकोश कहा जाता है। उस कुपिका या वायुकोश में रुधिर वाहिनियों का विस्तृत जाल फैला होता है। कुपिका या वायुकोश में रुधिर वाहिनियों का यानी केशिकाओं का बाल के समान पतली संरचनाएं किसी अंग या उत्तक तक पहुंचकर रुधिर वाहिनियां और पतली संरचनाओं में बढ़ जाती है, उनको क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। तो कुपिका या वायुकोश में रुधिर वाहिनियों का विस्तृत जाल फैला होता है। तो CO2 इसमें क्या कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, और इसमें से ऑक्सीजन है वो रुधिर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उस ग्रहण की गई ऑक्सीजन को हृदय के अंदर लाया जाता है, और जो CO2 इसमें छोड़ी गई वो CO2 जो है वो श्वसनी से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, नासा पथ से होते हुए, नाक से होते हुए वातावरण के अंदर छोड़ दी जाती है। तो मतलब अनेक श्वसन मार्गों से होते हुए हम CO2 का क्या कर पाते हैं, निपटान कर पाते हैं।
और वो जो ऑक्सीजन है उसको रुधिर किस में लेके आ जाता है, हृदय के अंदर लेके आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी निचले श्वसन तंत्र का दूसरा अंग कौन सा, श्वसनी। अब हम बात करते हैं फेफड़े के बारे में। तो फेफड़े, अब निचला श्वसन तंत्र, उसका अंतिम अंग क्या है, फेफड़े। फेफड़ों के बारे में आपको बता दें कि लचीले, कोमल व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और ये पसलियों द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा, पसलियों के पिंजर यानी जाल से घिरे होते हैं। ये पसलियों का पिंजर फेफड़ों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो फेफड़े लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जो पसलियों के पिंजर से घिरे होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में, कितने फेफड़े होते हैं, 2, यानी एक जोड़ा बन गया। तो एक जोड़े के रूप में वक्ष स्थल में यानी वक्ष गुहा के अंदर, वक्ष का खोखला भाग यानी सीने का खोखला भाग, उसमें एक जोड़े के रूप में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। यानी ये वक्ष गुहा में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। यानी मध्य पट डायफ्राम एक पेशीय संधि है जो दोनों फेफड़ों को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। उसके बाद में फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों व अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यानी फेफड़ों में क्या क्या पाई जाती है, श्वास नली की बहुत सारी ब्रांचें यानी अनेक श्वास नलियां, कुपिका यानी श्वास नली की अंतिम कपनुमा संरचना या जो गुब्बारे नुमा संरचना है वो, और रक्त वाहिनियां यानी केशिकाएं, और लचीले तंतु और अनेक प्रकार की झिल्लियां, जैसे श्वास नली के अंदर वो श्लेष्मीय उपकला थी, वैसे इसमें भी अनेक प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है और अनेक कोशिकाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अब बात आ गई, जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े, दायां फेफड़ा तो छोटा होता है बच्चों, हमारा दायां होगा और इसका क्या होगा, बायां। तो दायां फेफड़ा यानी हमारा बायां हाथ, तो दायां फेफड़ा जो होता है वो छोटा होता है और बायां फेफड़ा क्या होता है, ये बड़ा होता है। दायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा, और बायां फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से क्या होते हैं, अधिक भारी होते हैं। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से अधिक भारी होते हैं। तो ये बच्चों लंबाई में तो छोटा है, जो बायां है यानी दायां है, ये लंबाई में तो छोटा होता है, लेकिन चौड़ाई में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दायां फेफड़ा जो हमारा बायां है वो 3 खंडों में बंटा होता है। ये लंबा तो कम होता है लेकिन चौड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी दायां फेफड़ा, ये वाला दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में तो, इससे ये लंबाई में तो कम है लेकिन चौड़ा क्या है, ज्यादा है। तो लंबाई में कम लेकिन चौड़ाई में अधिक होता है दायां फेफड़ा। ये 3 खंडों में बंटा होता है। और बायां फेफड़ा कितने खंडों में, जो हमारा दायां है वो इसका बायां है, चित्र का या कॉपी का या बोर्ड का। तो बायां फेफड़ा कितने भागों में, 2 भागों में, 2 खंडों में बंटा होता है। खंड यानी भाग। प्रत्येक खंड में कई उपखंड भी होते हैं, यानी खंडों के खंड क्या कहलाते हैं, उपखंड। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड में अनेक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, और भी उपखंड पाए जाते हैं। यानी अनेक प्रत्येक उपखंड में अनेक छोटे छोटे खंड भी पाए जाते हैं, जिसमें क्या पाई जाती है, श्वास नली की शाखाएं, धमनियों की शाखाएं यानी कुपिका, केशिका, धमनियों की शाखाएं, और ये सभी मिलकर एक स्वतंत्र इकाई का क्या करती है, गठन करती है, यानी अपना अपना काम करती है। ठीक है, उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों, प्रत्येक फेफड़ा जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। और इसमें लगभग 30 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 30 गुणा 10 लाख यानी 300 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, मिलियन अमेरिका की इकाई है। ठीक है, तो प्रत्येक फेफड़े में क्या पाई जाती है, 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। और कुपिका के बारे में आपको बताया कि जो श्वसनी का अंतिम भाग होता है,
श्वसनी जब बढ़ती है तो संवसनिका में, श्वसन संवसनिका में, कुपिका वाहिनी में, और कुपिका वाहिनी अंत में एक गुब्बारेनुमा संरचना के अंदर खुलती है जिसको कुपिका या वायुकोश कहा जाता है। तो कुपिका में सल्की उपकला की क्या पाई जाती है? पंक्तियां पाई जाती है। कुपिका में क्या पाई जाती है? सल्की उपकला की पंक्तियां। और गैसों का जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है? वो कुपिका के द्वारा ही होता है। यानी CO2 उसमें छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन उससे ले ली जाती है, और CO2 है वो अनेक श्वसन मार्गों से होते हुए वातावरण में भेज दी जाती है। तो ये थे हमारे क्या? फेफड़े। ठीक है, ये लंबा कम है और चौड़ा क्या है? ज्यादा। ये 3 खंडों में, और ये लंबा ज्यादा है, ये कितने खंडों में? 2 खंडों में। प्रत्येक खंड अनेक उपखंडों में, और अनेक उपखंड और ज्यादा उपखंडों में बंटे होते हैं, जिसमें रुधिर वाहिनियां और श्वास नली की शाखाएं बंटी होती हैं। प्रत्येक जो शाखा है वो एक स्वतंत्र इकाई का गठन करती है। तो ये हमने आपको बता दिया। और स्त्रियों के फेफड़े होते हैं उसकी अपेक्षा पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं, और ये लचीले, कोमल और हल्के रंग के होते हैं, और पसलियों द्वारा घिरे होते हैं। एक जोड़े के रूप में दाएं और बाएं भाग में स्थित होते हैं, और मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। मध्य पट इनको आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो अब आपका तीसरा श्वसन मांसपेशियां, मानव श्वसन तंत्र का तीसरा भाग श्वसन मांसपेशियां। तो फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन मांसपेशियों की, मतलब मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। और मांसपेशियां श्वास लेने और छोड़ने का क्या करती हैं? काम करती है। तो श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मांसपेशियों की। और मांसपेशियां क्या काम करती है? श्वास को अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम करती है। तो मुख्य रूप से जो श्वसन के लिए उत्तरदायी है वो कौन है बच्चों? मध्यपट यानी डायफ्राम उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? मध्यपट यानी डायफ्राम। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी एक पतली चादरनुमा संरचना है। मैंने आपको बताया कि ये पसलियों के द्वारा घिरे रहते हैं फेफड़े। तो कंकाल पेशी से बनी हुई एक चादरनुमा संरचना होती है जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है, जो दोनों फेफड़ों को क्या करती है? आधार प्रदान करती है। यानी हमारे दोनों फेफड़े इस मध्यपट के ऊपर स्थित होते हैं। उसके बाद में इसकी कर्मानुकुंचन गति से, मध्यपट की कर्मानुकुंचन गति यानी सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना यानी कर्मानुकुंचन गति से जो श्वसन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो मध्यपट के संकुचन से तो वायु क्या की जाती है? यानी CO2 बाहर निकाली जाती है, और इसके स्थिलन से, मतलब संकुचन से तो ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की जाती है, और इसके स्थिलन से वायु बाहर निकाली जाती है, यानी CO2 बाहर निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, तो पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। पसलियों में क्या पाई जाती है? विशेष प्रकार की मांसपेशियां जो मध्यपट के संकुचन में और स्थिलन में, स्थिलन का मतलब होता है स्थिर रहना, मध्यपट के स्थिलन में और संकुचन में क्या करती है? सहायता। तो कौन करती है सहायता? पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां। और मध्यपट किससे बना हुआ है? कंकाल पेशी से बना हुआ एक चादरनुमा संरचना होती है जो दोनों फेफड़ों को आधार प्रदान करती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। तो श्वसन मांसपेशियों की आवश्यकता होती है श्वसन के लिए, और श्वसन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी मांसपेशियां हैं? डायफ्राम। डायफ्राम एक पेशीय संधि होती है बच्चों, और किससे मिलकर के? कंकाल पेशी से मिलकर के बनी होती है, यानी कंकाल पेशियों के आपसी समायोजन से ये बनती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, तो ये पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो मध्यपट के संकुचन में मदद करती है और स्थिलन में मदद करती है। अब बात आ गई श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है, एक तो अंतः श्वसन और एक निःश्वसन। तो इसको आप देख सकते हो, जैसे हम सांस, कोई डॉक्टर बोलता है कि सांस अंदर खींचो, तो ऐसे करते हैं। जब डायफ्राम संकुचित होता है, यानी जब डायफ्राम संकुचित होता है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? संकुचित, और पसलियां आगे और डायफ्राम कहाँ पे हो जाता है? पीछे। पसलियां आगे और डायफ्राम कहाँ पे हो जाता है? पीछे। इस स्थिति में वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और फेफड़ों पर अंदर की तरफ दाब लगता है। फेफड़ों पर कहाँ की तरफ दाब लगता है? अंदर की तरफ दाब लगता है,
और जो वातावरण से वायु है वो नासिका से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, श्वसनी से होते हुए और अनेक श्वसन मार्गों से होते हुए किसमें प्रविष्ट हो जाती है? कुपिका के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। किसमें प्रविष्ट हो जाएगी? कुपिका के अंदर प्रविष्ट हो जाएगी। और हम अंतः श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर बता देता हूं, जब डायफ्राम संकुचित होता है तो पसलियां आगे और डायफ्राम कहां पे हो जाता है? पीछे हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और फेफड़ों पर अंदर की तरफ दाब लगता है, जिससे वातावरण की जो वायु है वो नासिका से होते हुए और नासापथ से होते हुए और श्वास नली से होते हुए, श्वसनी से होते हुए, यानी अनेक श्वसन मार्गों से होते हुए किसमें प्रविष्ट हो जाती है? कुपिका के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और अंतः श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों उच्च श्वसन या निःश्वसन या बाह्य श्वसन। तो उच्च श्वसन में क्या होता है? जब डायफ्राम स्थिर होता है, यानी पुनः उसी अवस्था में। देखो ये तो हो गया संकुचित, ये स्थिर हो गया बच्चों। जब डायफ्राम स्थिर होता है, यानी पहले संकुचित हुआ था तो पीछे की तरफ, और जब डायफ्राम स्थिर होता है यानी पुनः उसी अवस्था में आता है तो पसलियां पीछे की तरफ हो जाती है। पसलियां कहां पे हो जाती है? पीछे की तरफ हो जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? घट जाता है और फेफड़ों पर बाहर की तरफ दाब लगता है। तो जो कुपिकाओं के अंदर CO2 युक्त वायु है, CO2 है, वो श्वास नली से होते हुए, श्वसनी से होते हुए, नासा मार्ग से होते हुए वातावरण के अंदर भेज दी जाती है। यानी उच्च श्वसन के दरमियान हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? CO2 गैस बाहर निकालते हैं। तो इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है? निःश्वसन। ध्यान रखिए बच्चों, हम अंतः श्वसन के दौरान क्या करते हैं? 78% तो क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, और 21% क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और 0.03% क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और उच्च श्वसन के दौरान क्या होता है? यानी जब निःश्वसन होता है, बाहर निकालते हैं सांस, तो नाइट्रोजन तो 78% और इसका 17% हम ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और 4% क्या निकालते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं। 4% क्या करते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं। ध्यान रखिए, जितनी है वायु उतना ही हम लेंगे। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम अंदर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंदर ग्रहण करते हैं। और बाहर कितनी? 78% नाइट्रोजन और 17% ऑक्सीजन और 4% क्या करते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं। यानी 21 को आप तोड़ दो 17 और 4 के अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने ऐसे ही नॉर्मल जानकारी के लिए बताया है। ठीक है, तो ये था आपका श्वसन तंत्र। किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत, तो आप इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हो। और अब मैं लाइन टू लाइन चल रहा हूँ, मैं बाय बुक ही पढ़ाता हूँ बच्चों। वो बात अलग है कि मैं बुक का ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो आप बुक से अगर देखोगे तो यही चीज़ें जो बुक के अंदर आपकी दी हुई है वही चीज़ें मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप इस वीडियो को तुरंत रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप घर पे रह करके अपना और अपने घर वालों का भी ध्यान रखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे द्वारा इतनी मेहनत से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में ये आपके लिए ऑनलाइन वीडियो तैयार की जाती है। धन्यवाद बच्चों, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।